Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का इस पेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इसके पहले महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 3 वीडियोस जिसमें विज्ञान, हिंदी और करंट अफेयर्स की प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आपके सामने उपस्थित हैं फिर से विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जिसको जाना जाएगा पेट मॉडल पेपर नंबर 4 के नाम से। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पुरानी वीडियोस को देखा और उसमें लगातार पॉजिटिव कमेंट किए। इन कमेंट को देखकर ही पता चलता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी मटेरियल्स है, जो भी नोट्स है, वह आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं प्रश्नों के साथ। देखते हैं महत्वपूर्ण पहला प्रश्न किस विषय का। तो आप यहाँ देखेंगे कि साइंस विषय के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज हमारी शुरुआत होगी। और प्रश्न क्या कहता है कि AB रक्त समूह है। पहला रक्त समूह कौन सा है? AB। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एंटीजन नहीं होते। किसमें नहीं होते? AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते। इसमें एंटीबॉडी नहीं होते। ना तो एंटीजन होते हैं ना तो एंटीबॉडी होते हैं, और दोनों होते हैं। आप सही उत्तर का चयन करेंगे कि AB रक्त समूह में इन चारों में से कौन सा आंसर एकदम सही होगा। चलिए हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एंटीजन शब्द आया है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि एंटीजन का निर्माण मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि पहला पॉइंट है, एंटीजन का निर्माण RBC में होता है। कहाँ होता है? एंटीजन का निर्माण RBC में होता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा टॉपिक है कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है। एंटीबॉडी का निर्माण आप देखेंगे तो प्लाज्मा में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि मनुष्य में रक्त समूह का जो निर्धारण है वह किसके कारण होता है। कई बार प्रश्न आया है तो एंटीजन के कारण होता है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आप तीसरा फैक्ट देखेंगे कि रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो एंटीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंटीजन के द्वारा होता है। एंटी पर नहीं लिखा, एंटीजन है, एंटीजन के द्वारा होता है। तो फिर प्रश्न आता है कि एंटीजन के द्वारा रक्त समूह कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्ग हैं, जिनमें आप देखेंगे A, B, AB और O। जब हम इन चारों रक्त समूह के एंटीजन की बात करते हैं तो A का एंटीजन होता है A, B का होता है B, AB का होता है AB और O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ध्यान देना है, A में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, सॉरी O में। और जब आप एंटीबॉडी की बात करते हैं तो AB के सामने क्रॉस होता है, अर्थात AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। प्रश्न आपसे पूछा है AB रक्त समूह में, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? एंटीबॉडी नहीं होती। इसका मतलब इसका B आंसर जो है वह सबसे सटीक और सबसे सही आंसर माना जाएगा। इसलिए आप सभी लोग ये B आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक है, ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, यकृत, प्लीहा, हृदय और किडनी। चारों प्रश्न के अनुसार आपको सही उत्तर देना है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे कि मानव शरीर का जो रक्त बैंक है उसका सही आंसर होगा प्लीहा। क्या होता है?
इसे हम प्लीहा कहते हैं। साथ ही साथ आप इसे यह भी जानते रहिए कि इसे एक नाम और जाना जाता है, स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन के नाम से हम इसे जानते हैं। साथ ही साथ हम इसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। किसे? प्लीहा को। प्लीहा के बारे में एक फैक्ट और है कि यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लसिका होती है। सबसे बड़ी, ध्यान देना है, सबसे बड़ी क्या होती है? लसिका होती है। चलिए अगला प्रश्न, रक्त में स्कंदनीय पदार्थ नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त में स्कंदनीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, थ्राम्बिन और ग्लोबिन। इन चारों ऑप्शन में से आप सही आंसर का चयन करेंगे कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वह किसके कारण स्कंदनीय पदार्थ नहीं होता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हिपैरिन। क्या होगा? हिपैरिन होगा। हम लोग इस फैक्ट को भी समझते हैं कि जैसे यह हमारे शरीर में क्या होती है? रुधिर नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? रुधिर नलिकाएं होती हैं और इनमें यह देखिए रुधिर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रुधिर अर्थात ब्लड भरा है। जब ये रुधिर नलिकाएं कहीं से कट जाती हैं, ध्यान देना है, जब ये कहीं से कट जाती हैं तो इनमें से क्या होता है? ब्लड बाहर आने लगता है और लगभग 2 से 3 मिनट, लगभग 2 से 3 मिनट बाद यह ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। तो आपको ये फैक्ट याद हो जाना चाहिए कि इस ब्लड को जमने के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक है। ठीक है, यह देखिए, यह जो ब्लड है यह 2-3 मिनट बाद क्या होता है? ब्लड जम जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण यह ब्लड जम जाता है? तो इसमें जो है आपका नाम आता है, इसमें जो नाम आता है वो आता है प्रोथाम्बिन। किसका नाम आता है? प्रोथाम्बिन का नाम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोथाम्बिन का नाम आता है। साथ ही साथ फाइब्रोजन का नाम आता है। किसका नाम आता है? फाइब्रोजन का नाम आता है। फाइब्रोजन। ये जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, क्या है? फाइब्रिनोजन नाम है इसका, फाइब्रिनोजन। यह दोनों प्रोटीन ब्लड को, रक्त को जमने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि हिपैरिन प्रोटीन जो है वह ब्लड को जमने में, स्कंदन में बिल्कुल भी सहायता नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं यह स्कंदनीय पदार्थ नहीं होता है। देखिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है कि देखिए अगले प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, यदि पुरुष का रक्त वर्ग AB तथा महिला का रक्त वर्ग ओनली B है तो आने वाली संतान में कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया कि कैसे हम आने वाली संतान में रक्त वर्गों का निर्धारण करते हैं, तो यहाँ से आने वाले सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग ये जो हमारा मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट है इससे जुड़ें और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए आप अपने सही उत्तर को बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए हमने कहा कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके कारण आप क्या हैं, इस रक्त समूहों से संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पुरुष का वर्ग क्या है। पुरुष का वर्ग यहाँ देखिए मेल है, मेल का वर्ग है AB और फीमेल का वर्ग जो है B है। क्लियर है? अब जब इसके आप किसमें फॉर्मूले पर आओगे, किसमें आओगे? फॉर्मूले पर जब आप आते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि AB है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान देना है, IA और IB। इसका फॉर्मूला हो जाएगा IB और I0 हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में देखिए IA और IB बनेगा तो क्या बनेगा? IA IB। IA IO के साथ बनेगा तो IA IO। नेक्स्ट IB IB के साथ बनेगा तो
IV IB, और IV IO के साथ बनेगा तो IV IO। अगर आपको यह ट्रिक समझ में आ रही है, यह टेक्निक समझ में आ रही है, तो आप लोग लगातार कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए कितना आसानी से हम बता रहे हैं। साथ ही अब देखिए, जब IA और IB होगा तो यहाँ से जो रक्त समूह बनेगा AB बनेगा, यहाँ से A बनेगा, यहाँ से B बनेगा, यहाँ से B बनेगा। देखिए इसमें कहीं पास भी O नहीं है, और पूछा था कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, तो इसमें जो O वाला समूह है, इस O रक्त समूह का जो संतान होगी वह नहीं हो सकती, बाकी किसी की भी हो सकती। चलिए अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर का आप चयन करेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। देखिए इसमें आप देखेंगे कि यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। नाम से यह महाधमनी, महा का मतलब सबसे बड़ी धमनी कौन कहलाती है? महाधमनी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं निलय से, ध्यान देना है, यह जो महाधमनी है, इस महाधमनी का महत्वपूर्ण कार्य है कि यह शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं निलय से शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। कहां तक? शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसका? महाधमनी का। चलिए अगला प्रश्न, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप बताने का प्रयास करें कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह किसका नियम है? देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है किरचॉफ का नियम। किसका? किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ ये कहते हैं कि अच्छे जो अवशोषक हैं वह अच्छे उत्सर्जक हो सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा अवशोषण करने की क्षमता रखेगा वह उतना ज्यादा उत्सर्जन करने की भी क्षमता रखेगा। साथ ही साथ बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक भी होते हैं, अर्थात जिसमें अवशोषण करने की क्षमता नहीं होती उसमें उत्सर्जन करने की भी क्षमता नहीं होती है। साथ ही साथ इस महत्वपूर्ण फैक्ट को भी आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा जो अवशोषक है वह कौन होता है? तो जो काली वस्तुएं हैं वह सबसे ज्यादा अवशोषक मानी जाती हैं, और जिसके अंदर आप कृष्णिका को रखते हैं। किसको रखते हैं? कृष्णिका। ये जो कृष्णिका है, क्या है? कृष्णिका है, यह सबसे बड़ा अवशोषक माना जाता है। क्लियर है? इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक उदाहरण की बात करें कि अगर आपके सामने, ध्यान दीजिए, आपके सामने यहाँ पे कौन है? आपके सामने यहाँ पे क्रिस गेल है। कौन है? एक तरफ आपके सामने क्रिस गेल है और दूसरी तरफ आपके सामने कैटरीना है। कौन है? कैटरीना है। तो और दोनों को एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया गया तो आपको सबसे पहले कौन दिखाई देगा? आप ये जान रहे हैं कि क्रिस गेल का कलर कैसा है? काला कलर है, भद्दा कलर है, लेकिन कैटरीना को आप कहेंगे बहुत सुंदर है, बहुत गोरी है, सफेद कलर है, तो सफेद कलर तो हमको सबसे पहले दिखाई देगा। दरअसल ऐसा नहीं होता। जब आप अंधेरे कमरे में इन दोनों को खड़ा करेंगे तो अभी हमने बताया कि जितने भी काली चीजें हैं, जितनी भी कृष्णिकाएं हैं, वह सब अच्छे अवशोषक होते हैं। और जब अच्छे अवशोषक होते हैं तो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जब अच्छे उत्सर्जक होंगे इसका मतलब है प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, और हमें सबसे पहले कौन दिखाई देगा? क्रिस गेल दिखाई देगा, ना कि कैटरीना दिखाई देगी। आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे। अब देखिए हम लोग फिर इसके आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और अब आपके सामने फिजिक्स के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के हम आए हैं। लेकिन उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने। देखिए, किस हार्मोन्स को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन्स कहा जाता है? आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं प्रेम से, तो प्रेम या आलिंगन का हार्मोन्स किस हार्मोन्स को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कैराटिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन।
आप सभी इसके सही उत्तर को चयनित कीजिए। आप सभी इसके सही उत्तर को टिक लगाएंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑक्सीटोसिन। ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन्स कहा जाता है। इस ऑक्सीटोसिन के संबंध में आप एक फैक्ट और याद करेंगे कि इसे और क्या कहते हैं, इसे जन्म देने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जन्म देने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे दुग्ध वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि यह हार्मोन्स का निष्कासन कहाँ होता है, कहाँ से होता है? तो महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखेंगे, यह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। यह आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, ऊष्मा के संचरण की विधि है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा है कि ऊष्मा के संचरण की कौन सी विधि है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण, आपको और चौथा है सभी। आपको ये बताना है कि ऊष्मा के संचरण की इनमें से कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो होती हैं। आपको सही उत्तर बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सही, अर्थात चालन भी संचरण की विधि है, संवहन भी संचरण की विधि है और विकिरण भी एक संचरण की ही विधि होती है। इसी के साथ हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चालन विधि होती है इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। यह मुख्यतः ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। संवहन जो होता है इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसमें अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। साथ ही साथ विकिरण की बात करेंगे तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि केल्विन तापमान पर मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का तापमान, जो साधारण मनुष्य है, वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 जोड़ दिया जाता है। तो 7 और 3 10, 7 3 10 11, 310 केल्विन। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 310 केल्विन। तो आप सभी लोगों को इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे और यूपी पेट की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न आपके सामने लाते रहेंगे। तो आपको ये पूरी श्रृंखला कैसी लगी, आज का कोर्स कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।